साल 2019, तारीख होता है 21 जून, शाम का वक्त होता है। कुछ लोग टहलते हैं। दरअसल ये जो लोग टहलते हैं वह लोग होते हैं मुंबई के नालसोपारा में, श्री राम नगर में। एक ओवर ब्रिज होता है, वहां पे कुछ चहल पहल होता है, लोग टहलते हैं। तभी लोगों की नजर जो है ओवर ब्रिज के पास एक बैग में जाती है। बैग में लाश पड़ी होती है। लाश देखते ही लोगों में हड़कंप मच जाता है। उसमें से कुछ लोग जो है पुलिस को सूचना देते हैं। मौके पर पुलिस आती है। मुंबई पुलिस के वायरलेस सेट से तुनलीज पुलिस स्टेशन को जांच के लिए भेजा जाता है। जब जो है पुलिस जांच के लिए आती है तो मौके से एक युवक की लाश मिलती है। लाश युवक की होती है। सिर और चेहरे पे गंभीर चोट के निशान होते हैं। पूरे बदन पर जो है खून ही खून होते हैं। चेहरा भी जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होता है। अब जो है पूरे बदन पे खून, चेहरा क्षतिग्रस्त, पुलिस के लिए पहचान कर पाना नामुमकिन होता है। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं होता है कि आखिरकार जिसकी लाश है वो कौन है। पुलिस के पास सिर्फ वही होता है जिस व्यक्ति ने जो कपड़े पहने होते हैं। पुलिस जो है उस लाश की शर्ट को देखती है। शर्ट को देख करके पुलिस अचंभित हो जाती है, क्योंकि जो लाश का शर्ट जिस युवक ने पहना रहता है उसमें 4 बटन होते हैं। बटन ऐसे होते हैं जो सामान्य नहीं होते हैं। चारों बटन बेहद चमकीले होते हैं, अलग अलग डिजाइन के होते हैं। और एक बटन जो है टूटा हुआ होता है। देखने से ऐसा लग रहा था कि इस बटन को शर्ट में खास वजह से लगवाया गया था। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा है और आज की सच्ची घटना में आपका फिर से स्वागत है। आखिर मरने वाला व्यक्ति कौन था, किसने उसे मार के यहाँ ओवरब्रिज के पास फेंका था, और पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था, कोई सबूत नहीं था, तो पुलिस जो है कातिल तक कैसे पहुंचती है। सब कुछ जानने के लिए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट तक जरूर बने रहें। यकीन मानिए, लास्ट में आपको इस कातिल के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुलिस जो है लाश को देखती है और लाश के जो शर्ट युवक ने पहना होता है उसके कॉलर को चेक करती है। कॉलर पे लिखा था एसवी मेंस वियर मुंबई 6। अब पुलिस को एक बड़ा क्लू मिलता है। पुलिस सोचती है कि यदि इस जो टेलर है उसके यहाँ पहुंचेंगे तो हो ना हो व्यक्ति के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। पुलिस जो है बिना देर किए हुए तुरंत उस युवक का फोटो लेती है और उसके शर्ट को लेकर के उस टेलर के पास जाती है। टेलर का जो दुकान होता है कमाठीपुरा में होता है। पुलिस उसका पता करती है और जाते ही टेलर को मरने वाले की तस्वीर दिखाती है, साथ ही 4 बटन दिखाती है। टेलर तुरंत पहचान जाता है, बोलता है कि मैं इसको जानता हूँ, इसका नाम कृष्णा है और मेरे यहाँ ही अपना शर्ट सिलवाता था। लेकिन शर्ट सिलवाते समय जो बटन था वह विशेष आकार का, डिजाइन का लगवाता था। जब भी कोई भी शर्ट सिलवाता था यह हमेशा ऐसा ही करता था। पुलिस कहती है चलो कुछ तो पता चला, इसका नाम तो कम से कम पता चला कि इसका नाम कृष्णा है। पुलिस कहती है और कुछ तुम्हें पता है? टेलर कहता मुझे कुछ उसके बारे में नहीं पता है, मुझे सिर्फ इसका नाम पता है। और यह जो है एक होटल का नाम बताया उस टेलर ने। बोला कि ये उसी होटल में काम करता था। सेंट्रल मुंबई का होटल था। पुलिस जो है बिना देर किए हुए उस होटल में जाती है और होटल का जो मालिक होता है उसको फोटो दिखाती है। होटल का मालिक जो है वह पहचान लेता है, कहता है कि जी हाँ, इसका नाम कृष्णा है और यह मेरे यहाँ काम करता था, लेकिन 4 दिन से काम पे नहीं आया है। पुलिस कहती है कि कुछ तुम और जानते हो इसके बारे में? तो होटल का मालिक कहता मैं कुछ नहीं जानता। पुलिस को निराशा हाथ लगती है, लेकिन पुलिस सोचती है कि चलो एक बार और कोशिश किया जाए। तब पुलिस उस होटल के मालिक से पूछती है कि यहाँ कोई भी उसका दोस्त या रिश्तेदार है? तो वो होटल का मालिक बताता है कि यहीं पे भाईदर में दोस्त है, कृष्णा का दोस्त जो है वो अभी 4 दिन से काम पे नहीं आता है। अब पुलिस को लगने लगता है कि हो ना हो कुछ कनेक्शन जरूर मिला। अब पुलिस जो है बिना देर किए हुए वहां पे पहुंचती है जहाँ पे जो कृष्णा का दोस्त रहता है। पुलिस वहां जाती है तो उसका दोस्त जो है कमरे में मिल जाता है।
पुलिस को लगता है कि कातिल तक हम पहुंच गए हैं। फिर पुलिस बिना देर किए हुए अंदर घुसती है, दरवाज़ा अंदर से बंद करती है और उसके दोस्त से पूछताछ करने लगती है। वह सबसे पहले कृष्णा का फ़ोटो दिखाती है, तो पूछताछ में पता चलता है, वह युवक बताता है कि जी हाँ, कृष्णा मेरा दोस्त है। और मैं पुलिस पूछती है कि आखिरकार तुम 4 दिन से होटल में क्यों काम करने नहीं जाते हो? तब वह जो लड़का था बताता है, मेरा तबीयत खराब है, इसी वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ काम करने। पुलिस जो है जाँच पड़ताल करती है, उसे सच में लगता है कि उस व्यक्ति का जो है तबीयत खराब है। अब पुलिस जो है निराशा फिर हाथ लगती है, लेकिन पुलिस फिर पूछताछ करती है, कहती है कि तुम कृष्णा के दोस्त हो, कुछ तो उसके बारे में बताओ। तब वह लड़का बताता है कि जो नाला सोपारा में एक लड़की के साथ कृष्णा रहता था, लड़की का नाम जो है ज्योति है। अब पुलिस बिना देर किए हुए कृष्णा के फ़ोन का डिटेल निकालती है। उस डिटेल को निकाल करके जो उस नंबर पे आखिरी बार कॉल आया था, पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है और उस नंबर को ट्रेस करके उस लोकेशन तक पहुंच जाती है। वह जो नंबर होता है, वह नाला सोपारा के तुलिंज इलाके के प्रगति नगर बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की का होता है। पुलिस बिना देर किए हुए वहाँ पहुँचती है और उस लड़की से पूछताछ करती है। लड़की वहाँ मिल भी जाती है। अब जो है कहती है लड़की से पुलिस कि क्या तुम इस लड़के को जानती हो? फ़ोटो दिखाती है। लड़की मना कर देती है, कहती है कि मैं इस लड़के को नहीं जानती हूँ। काफ़ी ज़्यादा पुलिस की मशक्कत करने के बाद भी जो लड़की होती है, वह मना कर देती है, कहती है कि मैं किसी कृष्णा नाम के लड़के को नहीं जानती हूँ। फिर पुलिस जब लड़की बार-बार मना कर रही थी, तो कॉल डिटेल दिखाती है, कहती है कि यह तुम्हारा ही नंबर है। लड़की बोलती है, जी हाँ, ये मेरा ही नंबर है। तो पुलिस कहती है कि इसी नंबर से आखिरी बार जो मरा है कृष्णा, उस पे फ़ोन किया गया था। लड़की कहती है, जी हाँ, ये सही बात है। फ़ोन करने वाली मैं नहीं, बल्कि मेरी दोस्त ज्योति है, जो इसी बिल्डिंग में रहती है और आप जा कर के उससे पूछ लीजिए। मुझे नहीं पता कि वह मेरा फ़ोन माँग कर किसके पास कॉल की थी। पुलिस बिना देर किए हुए वहाँ पे जाती है। वहाँ से अगले फ्लैट पे ज्योति का कमरा था। पुलिस जाती है तो देखती है कि जो दरवाज़ा है ज्योति का, वह बाहर से बंद है। पुलिस को कुछ शक होता है, काफ़ी मशक्कत करने के बाद दरवाज़ा को तोड़ा जाता है। पुलिस जो अंदर का अचानक से परिवर्तन देखती है, देख कर के जो शक होता है वह यकीन में बदल जाता है। पुलिस देखती है कि जो कमरा है उसमें नई-नई पेंटिंग हुई है, इतनी साफ-सफाई है। पुलिस बिना देर के फॉरेंसिक टीम को बुलाती है, फॉरेंसिक टीम आती है और दीवार पे जो है जाँच करती है। वहाँ पे खून के धब्बे मिलते हैं। खून के धब्बे पुलिस लेकर के फिर कमरे को बंद कर दिया जाता है और सीसीटीवी फुटेज उस कॉलोनी का खंगाला जाता है। तो पुलिस के हाथ लगते हैं 2 युवक और 1 युवती। युवती के पास जो है एक बैग होता है। पुलिस बिना देर किए हुए समझ जाती है कि हो ना हो यह वही बैग है जिसमें कृष्णा की लाश होती थी। अब पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज, साथ ही ज्योति का जो पिक्चर होता है वह लेती है और जो उसकी दोस्त होती है लड़की, उसको दिखाती है और कहती है कि क्या ये ज्योति है? तब उसकी दोस्त कहती है, जी हाँ, यही ज्योति है और इसने मेरा ही मोबाइल लेकर के आखिरी बार उस लड़के को कॉल किया था। अब जो है पुलिस ज्योति का मोबाइल नंबर उस लड़की से माँगती है। वह लड़की मोबाइल नंबर देती है और वह लड़की जो होती है, वह कहती है कि अब मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है, आप लोग मुझे ना परेशान करें। पुलिस वहाँ से आती है और ज्योति का मोबाइल नंबर खंगालने लगती है, उसका डिटेल निकलवाती है। तो जो एक नाम आता है, वह नाम होता है मुख्तार का। उसका लोकेशन भी नाला सोपारा के गोराईपाड़ा इलाके में मिलता है। अब जो है पुलिस उस लोकेशन पर पहुँचती है जहाँ पे मुख्तार कमरा लिया रहता है। वहाँ पे एक लड़का मिलता है और लड़के का नाम होता है सूरज कुमार झा। अब पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो लड़का कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है और मुझे क्यों आप परेशान कर रहे हैं? लड़का बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। तब पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, कहती है देखो तुम वही हो जो नीचे खड़े हो, जो
लड़का होता है, बोलता है कि जी हाँ, लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया है, मैं लाश छुपाने में मदद कर रहा था। अब पुलिस जो है उससे मुख्तार के बारे में पूछताछ करती है, तो जो मुख्तार के दोस्त होते हैं उनसे भी पूछताछ करती है, लेकिन सब बताते हैं कि मुख्तार मेरे पास नहीं है। पुलिस सबका नंबर लेती है, कहती है कि यदि जिस किसी के पास भी मुख्तार फ़ोन करने की कोशिश करेगा तो मुझे बताएगा। और आखिरकार 1 महीने बाद मुख्तार एक दोस्त को फ़ोन करता है और संपर्क करता है कि मेरे फ़ोन की एमआई मैंने नहीं भरी है, तुम मुझे कुछ पैसे का अरेंज करो। पुलिस वाले बिना देर किए हुए उस लोकेशन पे पहुंचते हैं। वह लोकेशन जो होता है गाजियाबाद का होता है। पुलिस वाले वहां जा कर के ज्योति और मुख्तार को पकड़ लेते हैं। फिर सारा मामला सामने आ जाता है। फिर जो कहानी ज्योति बताना शुरू करती है उसे सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ज्योति बताती है कि दरअसल जो ज्योति होती है वह यूपी के महाराजगंज की रहने वाली होती है। उसका भाई पुलिस में होता है। ज्योति का पास में रहने वाले एक लड़के से अफेयर हो जाता है। जब ज्योति को अफेयर होता है तो उस लड़की से कहती है कि चलो हम लोग भाग चलें और मेरे घर वाले शादी नहीं करेंगे। लड़का कहता है ठीक है। फिर दोनों एक दिन भागने का निर्णय लेते हैं और आखिरकार दोनों घर से भाग जाते हैं। जो उसका भाई पुलिस में होता है वह जो है इस चीज़ को हमेशा से इनकार करता है कि कहीं भी ज्योति ना जाने पाए, हमेशा बंदिशें लगाता है, लेकिन आखिरकार जो है ज्योति चली जाती है। और जैसे ही ज्योति घर छोड़कर जाती है, वह महाराजगंज से जाती है और लखनऊ पहुंच जाती है। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर जैसे ही पहुंचती है, वो जो लड़का होता है अपना इरादा बदल देता है और कहता है चलो घर चला जाए क्योंकि तुम्हारा भाई पुलिस में है, हम लोग को मार डालेगा। लेकिन ज्योति कहती है कि मैं घर नहीं जाऊंगी, तुमको मेरा साथ छोड़कर जाना है तो तुम जा सकते हो। फिर लड़का जो है ज्योति का साथ छोड़ देता है, चला जाता है। फिर ज्योति लखनऊ रेलवे स्टेशन पे रोने लगती है और वहीं उसे मिलता है कृष्णा। कृष्णा उसको दिलासा दिलाता है, नई नई उम्मीदें दिलाता है और फिर जो है साथ लेकर के मुंबई आ जाता है। फिर मुंबई दोनों नाला सोपारा की ओसवाल नगरी में रहने लगते हैं। दोनों खुश रहते हैं। कृष्णा को काम भी मिल जाता है। एक दिन कृष्णा ज़्यादा शराब पिया रहता है। साथ ही साथ एक दिन कृष्णा को पता चलता है कि जो ज्योति है उस पे 30,000 का इनाम है। तो कृष्णा जो है नशे में धुत होकर के ज्योति के परिवार वाले जो महाराजगंज में रहते हैं उनसे संपर्क करता है और ज्योति का पता बता देता है, जिससे ज्योति जब उसका नशा उतरता है अगले दिन कृष्णा का, तो वह ज्योति से यह बात बता देता है। ज्योति बेहद गुस्से में आ जाती है, कहती है कि तुम मुझे पैसों के लिए बेच दिए। इधर यूपी पुलिस भी दोनों का लोकेशन ट्रेस करने लगती है क्योंकि उसे कुछ जानकारी मिल जाती है। अब फिर जो है दोनों दूसरे जगह रहने लगते हैं। जैसे ही एक ज्योति और कृष्णा दूसरे जगह रहते हैं, वहाँ पे मकान मालिक का एक भांजा होता है जिसका नाम मुख्तार होता है। वह मुख्तार जो है ज्योति की जिंदगी में आता है। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ती हैं, दोस्ती होता है। और जब कृष्णा कैटरिंग के काम के लिए 1 महीने पुणे जाता है तो दोनों में नजदीकियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। और फिर जो ज्योति होती है वह बिना कृष्णा को बताए जो है पुणे के जब पुणे कृष्णा गया रहता है तो वह प्रगति नगर में शिफ्ट हो जाती है कृष्ण और कृष्णा को छोड़कर मुख्तार के साथ रहने लगती है। जब कृष्णा वापस आता है ये बात पता चलता है, उसे बहुत बुरा लगता है और वह ज्योति से झगड़ा करने लगता है। फिर ज्योति जो है अपने फ्लैट में दूसरे फ्लैट में रह रही उसी लड़की से फोन मांग करके कृष्णा को समझाती है और कहती है कि तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन कृष्णा नहीं मानता है और अगले दिन शराब के नशे में आता है और ज्योति का दरवाजा खटखटाने लगता है। उस समय मुख्तार नहीं होता। कृष्णा ने इतनी ज्यादा शराब पी रखी थी कि वह ज्योति के कमरे में आकर लड़ने के बाद वहीं बेहोश हो जाता है। फिर जैसे ही मुख्तार आता है उसे यह बात नागवार गुजरती है कि कैसे कृष्णा यहाँ आया। वह ना आओ देखता है ना ताओ देखता है और हथौड़ी से 15 से 20 बार कृष्णा के सिर में मारता है। कृष्णा वहीं मर जाता है। मरने के बाद जो है दोनों सोचने लगते हैं कि लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाए। फिर एक बैग लाते हैं, बैग में लाश भरते हैं और जो उसका दोस्त होता है सूरज कुमार झा उसको भी संपर्क करते हैं और ओवर ब्रिज के नीचे उसकी लाश को डाल देते हैं और तीनों जो है चले जाते हैं। लेकिन पुलिस के सूझबूझ से महज 1.5 महीने के भीतर ही इस केस को पुलिस सुलझा लेती है और कातिल सामने आ जाते हैं। उनको कोर्ट में पेश किया जाता है और सजा भी मिलती है।
आज की घटना कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए कमेंट में। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।